कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे टीवी शो से जिसका नाम है फिस्ट्स ऑफ लेजेंड। इस शो में उन पुराने लड़ाकों को बुलाया जाता है जो कभी अपने स्कूल के दिनों में गलियों में मार पीट के लिए मशहूर हुआ करते थे। शो के मालिक इनकी पुरानी दुश्मनियां जगाते हैं और इन अधेड़ उम्र के मर्दों को एक बड़े रिंग में एक दूसरे के आमने सामने लड़वाते हैं। जीतने वाले को $20,000 की भारी रकम इनाम में मिलती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। शो के नियम बहुत सख्त होते हैं। पहले दौर में हर पुराने लड़ाके को एक असली पेशेवर लड़ाके से भिड़ना होता है और अगर वो 2 मिनट तक रिंग में टिका रहे तो अगले दौर में पहुंच जाता है। फिर वहां उसका सामना अपने पुराने स्कूल के जानी दुश्मन से होता है और जीतने पर उसे इनाम की पूरी रकम मिल जाती है। लोगों को इन बूढ़े लड़ाकों की पुरानी कहानियां बहुत दिलचस्प लगती हैं और इसी वजह से इस शो की मशहूरी लगातार बढ़ती चली जाती है। शो में कई पुराने लड़ाके एक एक करके आते हैं। एक शख्स है जो 23 साल पहले अकेले 14 लड़कों को धूल चटा चुका था और वन मैन के नाम से मशहूर था, मगर अब वो बूढ़ा होकर एक चिकन का छोटा सा होटल चलाता है। वो पैसे कमाने की उम्मीद से आता है, मगर रिंग में एक पेशेवर लड़ाके के आगे बुरी तरह पिटकर बिना इनाम के घर लौट जाता है। इसके बाद एक और दावेदार आता है जो अपने जमाने में पूरे गिरोह को अकेले पीट चुका था, मगर वो भी एक मुक्के में ढेर हो जाता है। तीसरा दावेदार सबसे अच्छा साबित होता है। वो पूरे 1.5 मिनट तक बड़ी हिम्मत से मुकाबला करता है, मगर आखिरी 30 सेकंड में उसे गले से जकड़ लिया जाता है। सारे दर्शक सांस रोककर उसका इंतजार करते हैं कि वो कब हाथ उठाता है, मगर वो अपनी जिद पर टिका रहता है और 2 मिनट का पूरा वक्त पार करके दूसरे दौर में पहुंच जाता है। फिर वो अपने पुराने दुश्मन से लड़ता है और बहुत तेज मुकाबले के बाद जीतकर इनाम की सारी रकम अपने नाम कर लेता है। इसके बाद कहानी में हमारी मुलाकात असली किरदार लिम देव क्यू से होती है, जो 43 साल का एक शख्स है और नूडल्स का छोटा सा होटल चलाता है। अपने स्कूल के दिनों में वो एक होनहार बॉक्सर था और उसका इकलौता सपना था कि एक दिन ओलंपिक में अपने देश की तरफ से खेले, मगर कुछ मुसीबतों की वजह से उसका ये सपना अधूरा रह गया। चूंकि वो गलियों में भी मशहूर पहलवान था, इसलिए फिस्ट्स ऑफ लेजेंड की डायरेक्टर गू मिन उसे अपने शो में लाने की कोशिश में लगी है। गू मिन एक ग्राहक की तरह उसके होटल में आती है और बातों बातों में शो का जिक्र कर देती है। देव क्यू को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर जब वो इनाम की भारी रकम की बात करती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने ससुराल के घर जाता है। दरअसल उसकी पत्नी कुछ साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और उसके पीछे एक कम उम्र बेटी सू बीन को छोड़ गई है, जो अपनी नानी के पास रहती है और नानी होटल के काम में भी हाथ बंटाती है। देव क्यों महसूस करता है कि उसकी बेटी सू बीन आजकल कुछ ज्यादा ही उदास रहती है और उसके दिल पर कोई बोझ है। अगली सुबह उसे अचानक सू बीन के स्कूल की तरफ से एक अस्पताल में बुलाया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सू बीन ने अपनी क्लास की एक साथी को पेंसिल चुभो दी है। देव क्यू टीचर के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और अस्पताल का पूरा बिल भरने का वादा करता है। फिर वो सू बीन को हल्के मजाक में कहता है कि पेंसिल चुभोने से बेहतर तो एक थप्पड़ या मुक्का मारना है। देव क्यू का धंधा इन दिनों बहुत मंदा चल रहा है और उसे अस्पताल का बिल भी भरना है। यही सोचकर वो आखिरकार फिस्ट्स ऑफ लेजेंड में शामिल होने का पक्का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर गू मिन उसके स्कूल के पुराने दोस्त सांग हून को फोन करती है और चाहती है कि वो शो में आकर देव क्यू से लड़े, मगर सांग हून साफ मना कर देता है। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम करता है, जिसका मालिक उसका ही पुराना स्कूल का साथी जिन हो है। जिन हो बहुत रईस और घमंडी आदमी है और सांग हून के साथ किसी खिलौने की तरह बर्ताव करता है। सालों से सांग हून अपनी इज्जत खोता जा रहा है और उसे लगता है कि वो जिन हो के एक पिट्ठू की तरह जिंदगी काट रहा है। उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिन हो को ये सारा पैसा अपने बाप से मिला था और उसने खुद कोई मेहनत नहीं की। एक दिन जिन हो एक औरत पर हाथ उठा देता है और होटल के नौकरों की भी बेइज्जती करता है और सांग हून को उसका फैलाया कीचड़ साफ करना पड़ता है। अगले दिन देव क्यू फिस्ट्स ऑफ लेजेंड के स्टूडियो पहुंच जाता है। वो अपनी जवानी में एक ट्रेनिंग लिया हुआ बॉक्सर रह चुका है, इसलिए वो शो में आने वाले बाकी अधेड़ लड़ाकों से कहीं ज्यादा तेज है। शुरुआत में उसका पेशेवर लड़ाका उसे नीची लात मारकर पीछे धकेल देता है और मन ही मन उसे कमजोर समझने लगता है। इसी बात का पूरा फायदा उठाकर देव क्यों आगे बढ़ता है और एक के बाद एक जोरदार घूंसे मारकर उसे जमीन पर लिटा देता है और दर्शक और प्रोड्यूसर दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। अगले और आखिरी दौर के लिए उसे अपने स्कूल के पुराने साथी जे सुख के साथ भिड़ाया जाता है। असल में प्रोड्यूसर जिन हो को शो में लाने में नाकाम रहे थे, इसलिए उन्होंने देव क्यू के दूसरे पुराने दोस्त से काम चलाया।
दोनों की एक बहुत तेज मगर दोस्ताना लड़ाई होती है और आखिर में जीत देओ क्यू के हिस्से में आती है और वो $20,000 की पूरी रकम अपने नाम कर लेता है। मैच के बाद गूमिन उसे और मुकाबलों के लिए मनाने की कोशिश करती है, मगर देओ क्यू साफ मना कर देता है। जिसुक और देओ क्यू पुराने स्कूल के दिनों को याद करते हैं और तय करते हैं कि किसी दिन साथ बैठकर एक कप कॉफी पिएंगे। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी दौरान एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल में देओ क्यू की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो ओलंपिक में अपने देश साउथ कोरिया की तरफ से खेले। वो हर रोज घंटों जी तोड़ मेहनत करता था। एक दिन घर लौटते वक्त उसने देखा कि दूसरे स्कूल के लड़के उसके जूनियरों को बुरी तरह पीट रहे हैं। उन बदमाशों में जेसुक भी शामिल था। देओ क्यू ने अकेले सबको पीट कर अपने जूनियरों को बचा लिया। अगले दिन ये खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई और सांग हून और जिन हो को भी इसकी भनक लग गई। दोनों देओ क्यू के पास पहुंचे और उससे दोस्ती कर ली। इसी बीच जेसुक अपनी पिटाई का बदला लेने वापस स्कूल आया, मगर इस बार सांग हून ने उसे धूल चटाकर वापस भगा दिया। इस तरह तीनों की एक गहरी दोस्ती की नींव पड़ गई थी। एक दिन तीनों दोस्त पार्क में बैठे थे कि जिनहो ने बाकी दोनों से कहा कि वो $200 की शर्त पर आपस में लड़ें। जिनहो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था जिसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और उसके बाप का असर उसे हर मुसीबत से बचा लेता था। तभी जेसुक फिर से वहां आ धमका और देओ क्यू को लड़ाई की चुनौती दी। देओ क्यू ने उसे 2 मुक्के मारने का मौका दिया और फिर हंसकर उसे भी अपनी टोली में शामिल कर लिया। इस तरह 4 दोस्तों का ग्रुप बन गया। उस दिन के बाद चारों एक जान बन गए और अपने अपने स्कूलों पर राज करने लगे। आगे चलकर जिनहो अपने बाप का बड़ा कारोबार संभालने लगा और सांग हून उसी के नीचे एक मामूली मैनेजर बनकर रह गया। कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है और फिस्ट्स ऑफ लेजेंड का देओ क्यू वाला हिस्सा टीवी पर चल जाता है। इसके बाद तो जैसे देओ क्यू की किस्मत ही पलट जाती है। उसका जो होटल कभी खाली पड़ा रहता था, अब उसके बाहर ग्राहकों की लंबी लाइनें लगने लगती हैं। देओ क्यू वापस शो में जाने की योजना नहीं बनाता, मगर उसकी सास उसे जबरदस्ती जाने पर तैयार कर लेती है ताकि होटल की मशहूरी बनी रहे और धंधा फले फूले। अगले मुकाबले में देओ क्यू फिर से अपने पेशेवर लड़ाके को एक ही मुक्के में जमीन पर लिटा देता है। इस बार वो अपनी खेल की भावना से भी सबका दिल जीत लेता है, क्योंकि मुकाबले के बाद वो खुद अपने घायल हरीफ को उठाकर उसका हाल पूछता है। दर्शक इस अधेड़ लड़ाके के इस अच्छे रवैये से बहुत खुश होते हैं। उसी शाम देओ क्यू सुबीन को एक टैबलेट लाकर देता है ताकि वो उस पर तस्वीरें बना सके, क्योंकि उसकी बेटी बहुत अच्छी चित्रकार है और वो चाहता है कि उसका आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा हो। एक होटल में बैठे हुए सुबीन के स्कूल के कुछ लड़के उसे पहचान कर करीब आते हैं। उन्हें देखते ही सुबीन घबरा जाती है और अपनी नजरें टैबलेट से नहीं हटाती। अगले कुछ हफ्ते देओ क्यू लगातार शो में जीतता चला जाता है और उसकी वजह से शो की मशहूरी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। यहाँ तक कि उसके पुराने दोस्त सांग हून और जेसुक भी हर मुकाबले पर टीवी के आगे बैठकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। एक रात देओ क्यू अपने स्कूल के पुराने साथियों की एक बड़ी दावत में जाता है, जहाँ जूनियर उसे देखकर बड़े जोश से उसका स्वागत करते हैं। वो अब पूरी महफिल का मरकज बन चुका है और खुशी में सबका खाना खुद अपनी जेब से भरने का ऐलान कर देता है। मगर अचानक बातचीत का रुख बदल जाता है जब एक जूनियर उठकर उस पर अपने साथ बदसलूकी और धौंस का बड़ा इल्जाम लगा देता है। वो जूनियर देओ क्यू को याद दिलाता है कि कैसे वो और उसकी टोली छोटे बच्चों की जिंदगी नरक बना देते थे। देओ क्यू के अंदर एक झटका सा लगता है और उसे अपनी असली शक्ल याद आती है और वो सोचता है कि वो कितना बुरा इंसान था। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब पहली बार उसने सांग हून को कमजोरों से बदमाशी करते देखा था तो उसे बहुत बुरा लगा था। वो उन कमजोरों की तरफ से लड़ पड़ा था और सांग हून को उसने जिनहो के पैसे पर पलने वाला परजीवी तक कह दिया था। अगली सुबह दोनों अपनी नाराजगी भूल जाते हैं और सांग हून एक बहुत गहरी बात खोलता है। वो बताता है कि उसे भी जिनहो के पैसे पर पलना बिल्कुल पसंद नहीं है। असल में उसका बाप जिनहो के परिवार का ड्राइवर था और यही एहसान उसे उसका दोस्त बनने पर मजबूर करता है। इस बात के बाद देओ क्यू सांग हून को दिल से समझने लगता है। फिर आती है वो 88 वाले ओलंपिक की चुनी जाने की तारीख, जिस दिन देओ क्यू पूरे जोश से लड़ता है और अपने हरीफ को धूल चटा देता है। मगर हैरत की बात ये होती है कि नतीजा हरीफ के हक में सुनाया जाता है। यहाँ तक कि हरीफ के अपने चाहने वाले भी इस बेइंसाफी पर हैरान रह जाते हैं।
जब उसका कोच बहस करने की कोशिश करता है तो उसे साफ बता दिया जाता है कि देवक्यू का परिवार इतना ऊंचा नहीं है कि वो देश की तरफ से ओलंपिक में खेल सके। अपनी आंखों के सामने अपना इकलौता सपना दम तोड़ते देख देवक्यू पूरी तरह टूट जाता है। वो शराब पीना शुरू कर देता है और लोगों पर हाथ उठाना उसका रोज का काम बन जाता है। इसी दौर में उसने उस जूनियर से बदसलूकी की थी जो अब उसे इल्जाम दे रहा है। चारों दोस्तों की टोली गुंडों से लड़ाइयां करने लगती है और वो हिंसा से भरे हुए नौजवान बन जाते हैं जिन्हें किसी की परवाह नहीं होती। एक बड़ी लड़ाई में पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती है। कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है और डायरेक्टर गू मिन अभी भी सांग हून को शो में लाने की कोशिश छोड़ने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि शो का प्रोड्यूसर जिन हो का पुराना दोस्त है और वो इस पूरे मामले में जिन हो का इस्तेमाल करती है। जिन हो अपनी ताकत से सांग हून पर दबाव डालता है और उसे मजबूर करता है। वो साफ कहता है कि भले ही शो में उसकी बेइज्जती हो जाए, मगर अगर इससे उसकी अपनी कंपनी को फायदा है तो उसे राजी होना ही होगा। सांग हून के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो हार कर मान जाता है। अगले दिन देवक्यू अपने होटल में होता है कि तभी उसकी बेटी सूबीन बहुत बुरी तरह पिटी हुई हालत में अंदर आती है। वो लाख पूछने पर भी नहीं बताती कि उसकी ये हालत किसने की है। थोड़ी देर बाद उसकी क्लास की एक साथी लड़की उसके पास आती है और बताती है कि उसे पता है कि इसके पीछे कौन है। वो देवक्यू को एक सुनसान जगह ले जाती है जहां स्कूल के बदमाश लड़कों की पूरी टोली उसका इंतजार कर रही होती है। असल में वो लड़की भी उन्हीं में से एक है और उसने देवक्यू को यहाँ लाने का काम कबूल किया था। वो लड़के देवक्यू से लड़कर मशहूर होना चाहते हैं। देवक्यू बच्चों से लड़ना नहीं चाहता, मगर वो एक बड़ी सच्चाई खोल देते हैं। वो लड़के बताते हैं कि सूबीन ने कभी किसी पर एक हाथ भी नहीं उठाया। वो तो एक शर्मीली और खामोश लड़की है जिसे बाकी बच्चों की हर करतूत का इल्जाम अपने सिर उठाना पड़ता है। ये सुनकर देवक्यू की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि जब वो अपनी पुरानी बदमाशियों पर घमंड कर रहा था तब उसकी अपनी बेटी के साथ बिल्कुल वही सब हो रहा था। गुस्से में वो उन लड़कों पर टूट पड़ता है जब वो उस पर हमला करते हैं और चंद ही पलों में सबको धूल चटा देता है। घर लौटकर वो अपनी बेटी सूबीन के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। अगले ही दिन उसका सांग हून के साथ बहुत बड़ा मुकाबला होता है जिसे लेकर पूरे शो में एक अलग जोश है। ये अब तक के सबसे बड़े मुकाबलों में गिना जा रहा है, मगर जब मुकाबला शुरू होता है तो साफ दिखता है कि देवक्यू अपने असली रंग में नहीं है। वो अपने हर वार में चूक जाता है और आखिर में सांग हून के हाथों हार जाता है। सांग हून जीत तो जाता है, मगर वो देवक्यू को अच्छे से जानता है और उसे पक्का यकीन है कि उसने ये मुकाबला जानबूझकर हारा है। जब वो अपने ऑफिस लौटता है तो जिन हो और बाकी लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। जिन हो उसकी जीत से खुश होने का दिखावा करता है, मगर वो भी इस बात को भांप गया है कि देवक्यू ने खुद हार का रास्ता चुना था। फिर वो कहता है कि देखते हैं सांग हून में अभी भी वो पुरानी आग बाकी है या नहीं, और सांग हून को उकसाने लगता है। जिन हो अपने 3 आदमियों को बुलाता है और सांग हून से उन्हें लड़ने को कहता है। सालों में पहली बार सांग हून पलट कर बोलता है और जिन हो से साफ कहता है कि वो अब बच्चों जैसी हरकतें बंद कर दे। जब जिन हो उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है तो सांग हून बिना कुछ सोचे कहता है कि वो खुद ही इस काम को छोड़ रहा है और तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। अब उसके पास कमाई का कोई सहारा नहीं है और वो अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को फोन करता है और उससे कहता है कि वो जिस भी कॉलेज में जाना चाहे जा सकता है और उसकी पूरी फीस भरने की जिम्मेदारी वो उठाएगा। दूसरी तरफ फिस्ट्स ऑफ लेजेंड के दफ्तर में गू मिन शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए एक नई तरकीब सुझाती है। वो चाहती है कि एक बड़ा 8 लड़ाकों वाला नॉकआउट टूर्नामेंट रखा जाए जिसमें दर्शक खुद अपनी पसंद के लड़ाकों को वोट करके चुने। ये सोच पूरी टीम को पसंद आ जाती है और इसे मैच ऑफ लेजेंड्स के नाम से बड़े पैमाने पर प्रचार दिया जाता है। शुरुआत में देवक्यू इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहता, मगर जब उसकी बेटी सूबीन खुद उससे गुजारिश करती है कि वो अपने सपने से हार ना माने तो वो मान जाता है। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर उसकी मुलाकात सांग हून से भी हो जाती है जो वहीं पर अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। सालों बाद मिलकर भी दोनों की दोस्ती वैसी की वैसी बरकरार है और वो तय करते हैं कि टूर्नामेंट खत्म होते ही एक कप कॉफी पर एक साथ बैठेंगे और पुरानी सारी यादें ताजा करेंगे। इसी बीच एक और फ्लैशबैक हमें उस वक्त पर ले जाता है जब चारों दोस्त एक लड़ाई की वजह से जेल में बंद थे। जिन हो के बाप के असर की वजह से उसकी जमानत फौरन हो गई थी और वो बाहर आ गया था। जो 3 बाकी बचे थे उनके पास एक पुलिस वाला आया और उन्हें पैसे कमाने का एक नया रास्ता दिखाया। उन्हें उसके इरादों की भनक भी नहीं थी। वो उसके साथ बाहर निकले और सीधा एन नाम के एक खतरनाक गुंडे के पास जा पहुंचे जो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर एक इमारत तक ले गया। एन ने उन तीनों नौजवानों से एक ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांप जाए। वो चाहता था कि वो एक शख्स को 3 बार चाकू मारें
और वापस गाड़ी में आ जाए। बदले में उन्हें उसके गिरोह में जगह और मोटा पैसा मिलेगा। सांग हून और देओ क्यू ने साफ इनकार कर दिया, मगर जे सुक अंदर घुसा और उसने वो भयानक काम कर डाला। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गाड़ी वहां से जा चुकी है और उन्हें अंदाजा हो गया कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह फंसाया गया है। सांग हून तो वहां से भाग निकला और देओ क्यू जे सुक को बचाने के लिए वापस अंदर गया, मगर आखिर में उसे भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और अकेला जे सुक पुलिस के हाथ लग गया। वो जेल में सजा काटता रहा और बाकी दोनों अपनी अपनी जिंदगियां जीते रहे। कहानी वापस मौजूदा वक्त में लौटती है और एक रात जे सुक अचानक देओ क्यू से मिलने आता है और उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहां पहुंचकर देओ क्यू को दोबारा उसी पुराने गुंडे एन से मिलवाया जाता है। असल में जेल से छूटने के बाद जे सुक उसी शख्स के लिए काम करने लगा था जिसकी वजह से वो जेल गया था। एन अब एक बड़ी सट्टे की वेबसाइट का मालिक है और वो चाहता है कि देओ क्यू सेमीफाइनल में जानबूझकर हार जाए। बदले में उसे $2 लाख की भारी रकम दी जाएगी। वो बताता है कि जे सुक भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है और वो पहले ही एन के लिए हार जाने पर राजी हो चुका है। देओ क्यू कुछ पल सोचता है और आखिर में उस पैसे को कबूल कर लेता है। बाहर आकर जे सुक अपने पुराने दोस्त को उदास आंखों से कहता है कि उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी, हालांकि खुद वो भी यही सौदा कर चुका है। टूर्नामेंट के दिन बड़ा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है और सब बहुत जोश में हैं। एन भी एक कोने में बैठा सारा नजारा देख रहा है। पीछे कमरे में सारे लड़ाके अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। सू बीन देओ क्यू से मिलने आती है और उसे शुभकामनाएं देती है। देओ क्यू उसे सांग हून और जे सुक से भी अपने चाचा के तौर पर मिलवाता है। आखिरकार मुकाबले शुरू हो जाते हैं और तीनों पुराने दोस्त अपनी पूरी जान लगाकर लड़ते हैं। हर लड़ाई के साथ शो की रेटिंग और भी ऊपर चढ़ती चली जाती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है कि तभी जे सुक की बारी आती है और उसका सामना टर्टल नाम के उस लड़ाके से होता है जिसे एन ने पैसे देकर जीतने के लिए तैयार किया है। जे सुक ने वादा किया था कि वो जल्दी ही हाथ उठाकर हार मान लेगा, मगर मुकाबला शुरू होते ही वो अपना सारा वादा भूल जाता है। जे सुक अपनी पूरी ताकत से उस पर हमले शुरू कर देता है जिससे दर्शक भी हैरत में पड़ जाते हैं। दूसरे राउंड में वो हमला ना करके पूरे रिंग में उससे बचता हुआ भागता रहता है ताकि उसका हरीफ थक कर चूर हो जाए और उसे हराना आसान हो जाए। मगर तीसरे राउंड में टर्टल उसे बहुत सफाई से गले से जकड़ लेता है और आखिर में जे सुक को हार मानकर हाथ उठाना पड़ जाता है। भले ही वो मुकाबला हार गया, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी है क्योंकि उसने आज अपनी पूरी ईमानदारी से लड़ाई की थी। इसके बाद सांग हून एक के बाद एक कई मुकाबले जीतते हुए सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। एक बहुत तेज मुकाबले के बाद वो जीत तो जाता है और फाइनल तक पहुंच जाता है, मगर इस मुकाबले में उसका एक पैर बुरी तरह चोट खा जाता है। कमेंटेटर उससे पूछता है कि क्या वो आगे लड़ पाएगा और वो हिम्मत से हाँ में सर हिला देता है, मगर जैसे ही वो रिंग से बाहर कदम रखता है वैसे ही दर्द से बेहाल होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। फौरन उसका इलाज होता है और उसके पैर पर पट्टी बांधी जाती है। पैर में इतनी बड़ी चोट लगने के बावजूद सांग हून फाइनल में उतरने की अपनी जिद पर अड्डा हुआ है। इसके बाद सेमीफाइनल में देओ क्यू की बारी आती है और उसका सामना उसी टर्टल से होता है। एन कोने में बैठा हल्की मुस्कान के साथ पहले से ही जीत का हिसाब लगा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि नतीजा तो पहले से तय है। मुकाबला शुरू होते ही रेटिंग एक बार फिर आसमान छूने लगती है। शुरुआत में टर्टल भारी पड़ता है और देओ क्यू को गले से पकड़कर उसकी सांसें रोक लेता है, मगर देओ क्यू पूरी ताकत लगाकर खुद को उसके शिकंजे से आजाद कर लेता है। टर्टल फिर से उसकी बाह को मरोड़कर पकड़ लेता है, मगर तभी पहला राउंड खत्म होने की घंटी बज जाती है। दूसरे राउंड में देओ क्यू पहले से बहुत बेहतर हालत में है और कई जोरदार मुक्के उसके चेहरे पर उतार देता है। टर्टल फिर से उसे गले से जकड़ने की कोशिश करता है, मगर देओ क्यू दूसरी बार भी उसकी पकड़ से बाहर निकल आता है और अपनी पूरी ताकत उस पर लगा देता है। आखिरी राउंड में देओ क्यू पूरी तरह से हावी हो जाता है और लगातार तेज मुक्कों की बरसात करने लगता है। वो अपने हरीफ को एक मौका भी देता है कि वो पलट कर वार करे, मगर हर बार अपने एक ही जोरदार वार से उसे बहुत दूर तक धकेल देता है। यही सब देखकर जेसुक चुपके से एन के पास पहुंचता है और उसके दिए हुए पैसों वाला वो लिफाफा वापस उसके हाथ में थमा देता है। आखिर में देओ क्यू टर्टल की गर्दन पर एक ऐसा वार करता है कि वो वहीं ढेर हो जाता है और मुकाबला खत्म हो जाता है। पूरा दर्शक गण खुशी में एक साथ चीख उठता है और मेजबान भागकर देओ क्यू के पास आता है और उससे उसके जज्बात पूछता है। सब लोग एक बहुत बड़े जवाब की उम्मीद कर रहे होते हैं, मगर देओ क्यू सबको हैरत में डाल देता है। वो सीधा कह देता है कि वो अब और लड़ना नहीं चाहता और चुपचाप रिंग से बाहर की तरफ चल पड़ता है। गुमिन उसके पीछे भागती है और उसे मनाने की कोशिश करती है क्योंकि सीधा प्रसारण
कारण चल रहा है और उसे किसी हाल में रोका नहीं जा सकता। सांग हून बीच में आता है और एक बहुत खूबसूरत तरकीब सुझाता है। वो कहता है कि अगर देवक्यू अपना नाम वापस लेता है तो इनाम की पूरी रकम अपने आप उसे यानी सांग हून को मिल जाएगी। गूमिन को यह तरकीब बहुत जंच जाती है क्योंकि इससे वो शो को एक अलग ही मोड़ दे सकती है और दिखा सकती है कि कैसे एक दोस्त ने पैसा चुना तो दूसरे दोस्त ने अपनी दोस्ती को हर कीमत से ऊपर रखा। सांग हून पूरी दुनिया के सामने वादा करता है कि वो सारी रकम आधी आधी देवक्यू के साथ बांटेगा। आखिरी सीन में देवक्यू और उसकी बेटी सुबीन उस बड़े हॉल से बाहर की तरफ हाथ में हाथ डाले चलते हुए नजर आते हैं। सुबीन अपने पिता की इस बहादुरी और उनके सच्चे किरदार को देखकर बहुत गर्व महसूस करती है। उसके अंदर एक नई हिम्मत जागती है जो उसे बताती है कि वो भी अपनी जिंदगी की मुसीबतों से डर कर भागने वाली नहीं है। सुबीन तय करती है कि वो अब अपना स्कूल बदल कर कहीं दूसरी जगह जाने की बात हमेशा के लिए भूल जाएगी और अपने पुराने स्कूल में ही वापस जाएगी। वो अब उन्हीं बदमाश बच्चों के सामने खड़ी होगी जिनसे वो पहले डरा करती थी, क्योंकि उसे अपने पिता से सीख मिल चुकी है कि हार मानना असल में इंसान को अंदर से तोड़ देता है।